हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने अवकाश वाली सभ्यता शीर्षक कविता को पूरी अच्छी तरह से 3 भागों में पढ़ा है। ये 3 भागों वाला वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक इस कविता को नहीं समझे हैं या नहीं पढ़े हैं, उन बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वे लिंक को क्लिक करके तीनों वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि पूरी कविता का अर्थ उन्हें अच्छी तरह से समझ में आए। क्योंकि कविता के अर्थ को समझे बिना प्रश्न उत्तर चर्चा करना व्यर्थ हो जाएगा। आज का जो विषय है वह है प्रश्न उत्तर चर्चा। तो प्रश्न उत्तर चर्चा को समझने से पहले आप कविता के अर्थ को भी अच्छी तरह से भली भांति समझ लें। तो चलिए बिना देर किए आज का यह लेसन मैं आरंभ कर रही हूँ, जो है प्रश्न उत्तर चर्चा। अवकाश वाली सभ्यता, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न उत्तर चर्चा। प्रथम प्रश्न, कवि रात के अंधेरे में क्या देखते हैं? तो इसका उत्तर है, कवि रात के अंधेरे में सितारों को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अंधेरे से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, अंधेरे से कवि का तात्पर्य है देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, विषमता तथा बदहाली। तीसरा प्रश्न है, रोशनी भविष्य तक जाती है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर है, रोशनी प्रतीक है ज्ञान का। ज्ञान के प्रकाश में ही हम अपना भविष्य भी देख पाते हैं। देश में व्याप्त विषमता, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ज्ञान का होना अति आवश्यक है। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को समझा दूँ। जब भी किसी कविता कहानी में आपके सामने अंधकार, रोशनी, फूल, कांटा जैसे शब्दों का प्रतीक रूप में अगर प्रयोग मिलता है, तो आपको उसका अर्थ समझ लेना चाहिए कि अंधेरा जैसे विषमता, अज्ञानता के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, रोशनी ज्ञान के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, फूल सुख के अर्थ में, खुशी के अर्थ में, और कांटा जो होता है वह दुख के अर्थ में व्यवहार किया जाता है। चौथा प्रश्न है, कवि को कहाँ से खबर आती है? तो इसका उत्तर है अनागत से। इसका अर्थ है आने वाला अर्थात भविष्य। अगला प्रश्न, कवि को अनागत से क्या खबर मिलती है? उत्तर है, कवि को अनागत से यह खबर मिलती है कि चाहे सब कुछ बदल जाए, परंतु भारत नहीं बदलेगा। भारत की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, मानव मूल्य कभी नहीं बदलेंगे। भारत सदैव अपनी मौलिक विशेषता को धरोहर के रूप में संभाल कर रखेगा। भारत का गौरव अक्षुण्ण है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है? उत्तर है, विज्ञान के आविष्कारों ने सारी दुनिया में तबाही मचा रखी है, जिसके कारण सभी जगह अंधकार व्याप्त है। शांति रूपी ज्योति बुझ गई है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मानवता, प्यार, विश्वास और सहानुभूति की ज्योति बुझी जा रही है। तो यहाँ पर कौन सी ज्योति हो गई? सहानुभूति, मानवता, विश्वास की ज्योति। सातवां प्रश्न देखिए, यंत्रों से धरती क्यों थक गई है? इसका उत्तर है, विनाशकारी यंत्रों, अस्त्रों से व्यापक रूप में नरसंहार होने के कारण ही यह धरती थक गई है। यंत्रों का विकास यानी वैज्ञानिकता या विज्ञान का विकास है। तो ये यहाँ पर जो है नरसंहार जो हुआ था, ये कब का उल्लेख करना है हमें? द्वितीय विश्व युद्ध का। हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में के जो परिणाम थे बड़े भयंकर थे, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम फेंका गया, दोनों नगर को ध्वंस कर दिया गया। वहाँ पर रहने वाले जो मनुष्य थे, वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, सभी की जो है मौत हो गई। और आज भी जो है वहाँ पर इस विनाश के, इस ध्वंस के जो चिन्ह देखे जा सकते हैं। आज भी वहाँ पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह अपंग के रूप में, विकलांग के रूप में जन्म लेता है। देखिए, दाहिना करतल से कवि का क्या तात्पर्य है? तो दाहिना करतल यानी हथेली। तो हथेली किसका प्रतीक होता है? कर्म का। तो यह कर्म करने का हाथ है, यह कर्म का
प्रतीक है। अगला प्रश्न देखिए, यंत्रों से थकी हुई धरती को किसकी रोशनी मिलेगी? इसका उत्तर है, यंत्रों से थकी हुई धरती को भारत से शांति और अहिंसा की रोशनी प्राप्त होगी। यानी ये धरती को किसकी रोशनी मिल रही है? शांति और अहिंसा की। कहाँ से मिल रही है? तो भारत से मिल रही है। अगला प्रश्न देखिए, मानवता के आगामी मूल्य पीठ का नाम लिखो। इसका उत्तर है साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवन्नमलई और दक्षिणेश्वर। इन पीठों का संबंध किससे है? तो साबरमती का संबंध सभी जानते हैं, गांधी जी के साथ है। पांडिचेरी का संबंध जो है महर्षि अरविंद घोष से है, और दक्षिणेश्वर जो है रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। दुनिया किस आग में झुलसने लगेगी? इसका उत्तर होगा, दुनिया आपसी संघर्ष तथा युद्ध की विभीषिका में झुलसने लगेगी। अगला प्रश्न देखिए, शीतलता की धारा कहाँ से जाएगी? तो शीतलता की धारा क्या है? शीतलता एक्चुअली शांति और अहिंसा की शिक्षा है। यह भारत से ही पूरी दुनिया में फैलेगी, यानी भारत से ही जाएगी। चौथा प्रश्न, रेगिस्तान में कौन थकने वाला है? तो रेगिस्तान में थकने वाला है मानव संततियां, यानी आज की पीढ़ियां। देखिए अगला प्रश्न, मानव संततियां क्यों थकने वाली है? इसका उत्तर है आपसी संघर्ष, अभाव, कोलाहल, जीवन की आपाधापी एवं युद्ध से थकने वाली है। यानी आज चारों तरफ जो संघर्ष का वातावरण है, चारों तरफ जो भागा दौड़ी चल रहा है, चारों तरफ जो अभाव है, इन सारी चीज़ों के कारण ही जो है आज की संततियां थकने वाली है। रेगिस्तान से कवि का क्या तात्पर्य है? तो रेगिस्तान क्या है? बंजर होता है। रेगिस्तान बंजर का प्रतीक है, वहाँ बालू ही बालू है। इस प्रकार रेगिस्तान किसका प्रतीक हो गया? अभाव, नैराश्य का प्रतीक है। आधुनिक सभ्यता रेगिस्तान की तरह शुष्क, नीरस, जानलेवा और बंजर बन चुकी है। आज की पीढ़ी दिखावे की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ती है और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। मृग मरीचिका हम लोग सभी जानते हैं, रेगिस्तान में ही यह देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो पथिक होते हैं, यात्री होते हैं, वो पानी की तलाश में आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें दूर से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक जगह पर बहुत पानी है, और वह जब दौड़ते भागते वहाँ पहुँचते हैं किसी तरह, तो वहाँ पर पानी दिखाई नहीं देता। तो इसे ही कहते हैं मृग मरीचिका। और मृग मरीचिका का और एक संबंध कहाँ से है? रामायण से है, जहाँ पर मारीच जो था वो मृग बन करके क्या किया था? राम को बहुत दूर तक भगा ले गया था ना, राम उसके पीछे पीछे भागते गए। तो वहाँ पर भी जो है मरीच, जो सोने का मृग कहते हैं, कि मारीच जो था वो सोने का मृग बन करके सीता को लुभाया, और उसके बाद राम उसका शिकार करने के लिए, पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते रहे, लेकिन पकड़ नहीं पाए। पीपल की छाया का क्या अर्थ है? पीपल की छाया का अर्थ है शांति और अहिंसा। 18 नंबर प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य किससे ग्रस्त है? तो आधुनिक मनुष्य किससे ग्रस्त है? सुख और लोभ से। 19 नंबर प्रश्न देखिए, आदमी को कौन मार देगा? उत्तर है, आदमी को उसका अतिशय लोभ ही मार देगा। यानी लालच ही मनुष्य का खात्मा कर देगी। मनुष्य किससे हारेगा? मनुष्य अपने आविष्कार खोज से ही हारेगा। आज के भौतिकवादी युग में मनुष्य ने अपने सुख सुविधा के लिए अनेक साधन जुटा लिए हैं। एक दिन वह उन्हीं साधनों का अनुपयोग को समझेगा और वैज्ञानिक आविष्कार का विरोध करेगा। यानी जिन वस्तुओं का आविष्कार मनुष्य ने अपने लिए किया है, वही एक दिन उसके लिए अनुपयोगी यानी बेकार प्रतीत होने लगेगा उसके लिए। वैज्ञानिक आविष्कार का दुष्परिणाम क्या है? इसका परिणाम यही है कि मनुष्य आलसी और अकर्मण्य हो गया है। विज्ञान ने मनुष्य को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए, आदमी के लिए क्या जरूरी है और क्यों? तो आदमी के लिए यह जरूरी है कि उसे हमेशा किसी न किसी काम में को करते रहना चाहिए, अन्यथा अवकाश के समय आदमी जो है दुश्चिंता में डूब जाता है। यानी मनुष्य को किसी न किसी काम में लगाए रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अवकाश बढ़ने के क्या परिणाम होते हैं? अवकाश बढ़ने के क्या परिणाम होते हैं? उत्तर है, अवकाश बढ़ने के साथ ही आदमी की आत्मा ऊँघने लगती है, दिमाग में तरह तरह की दुश्चिंता आती है, क्योंकि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। अतः आदमी को हमेशा श्रम या कर्म से युक्त रहना जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए, करघा किसका प्रतीक है?
तो उत्तर है करघा सृजन एवं कर्म का प्रतीक है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, अवकाश वाली सभ्यता का क्या तात्पर्य है? उत्तर बहुत ही आसान है। इसका तात्पर्य है ऐसी सभ्यता जिसमें व्यक्ति बेरोजगार रहेगा, उसके पास कोई काम नहीं रहेगा क्योंकि सारा काम मशीन से हो जाएगा। माने मनुष्य के पास फुर्सत ही फुर्सत रहेगी। 26 नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक समय में मनुष्य के पास किस चीज़ का भाव होगा? उत्तर है किस काम का भाव होगा, क्योंकि मशीनों ने व्यक्तियों को क्या बना दिया है? बेरोजगार, उसके रोजगार छीन लिए हैं, इसलिए मनुष्य बेकार हो गया है। सारा भार विज्ञान पर डालना क्यों बुरा है? इसका उत्तर जो है, इसकी चर्चा मैंने आपको पढ़ाते अर्थ बताते समय ही की थी, फिर से एक बार सुन लीजिए। इसलिए कि विज्ञान ने हमारे सुख सुविधा की वस्तुओं को बनाया है, परंतु हम उनका उपयोग किस प्रकार करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, यह हम पर निर्भर है। इसलिए सारा भार या दोष विज्ञान का ही नहीं है, बल्कि हम मनुष्यों का भी है। बेकारी और अवकाश के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेवार है। देखिए, विज्ञान को सारा दोष इसलिए देना ठीक नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझाया है कि चाकू जो है वह मान लीजिए विज्ञान की देन है, लेकिन उस चाकू का प्रयोग और दुरुपयोग हमारे ऊपर निर्भर करता है कि चाकू से हम सब्जी काटते हैं, फल काटते हैं, ना कि हम किसी की हत्या करते हैं। तो अगर हम किसी की हत्या करते हैं तो ये चाकू का दोष नहीं, हम मनुष्य का ही दोष है, हमारी नीयत का ही दोष है। अगला प्रश्न देखिए, 28 नंबर, आराम करने का अधिकार किसे होना चाहिए? उत्तर है काम करने वाले और काम से थके हुए आदमी को आराम करने का अधिकार होना चाहिए। अगला प्रश्न 29 नंबर, आदमी के लिए क्या अच्छा है? उत्तर बहुत ही आसान है। आदमी के लिए यह अच्छा है कि वह भी काम करे और काम के पश्चात आराम भी करे। तो ये तो छोटे छोटे प्रश्न हैं और उसके उत्तर हैं। मैं आप लोगों से एक बात यह कहना चाहती हूँ कि आप पहले मेरे वीडियो को खूब अच्छी तरह से ध्यान से सुने, सारे प्रश्नों को भी सुने, उसके उत्तर को भी सुने और धीरे धीरे सारे प्रश्नों को अपने कॉपी में उतारें और स्वयं से उत्तर लिखने की चेष्टा करें, क्योंकि इससे आपकी खुद की परीक्षा हो जाएगी, खुद की जांच हो जाएगी कि आपको कितना याद है, आप कितना कविता के अर्थ को समझे हैं, कितना उत्तर लिख सकते हैं। और जब आप देखेंगे कि आपको उत्तर लिखना कठिन लग रहा है तो आप उत्तर को सुनकर याद करके फिर लिखने की कोशिश अवश्य करें। चलिए अब चलते हैं एक बड़े प्रश्न पर। एक बड़ा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर रचित अवकाश वाली सभ्यता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखें। और दूसरा बड़ा प्रश्न है, कवि दिनकर ने अपने किन विचारों को अवकाश वाली सभ्यता में अभिव्यक्त किया है, अपने शब्दों में लिखें। देखिए, दोनों प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है। यदि आप अवकाश वाली सभ्यता पर आधारित जो 3 वीडियो है, यानी प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग, ये तीनों वीडियो को आप अगर देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो ये दोनों प्रश्न का उत्तर आपके लिए लिखना बड़ा ही आसान हो जाएगा। सिर्फ ये 2 बड़े प्रश्न ही नहीं, किसी भी प्रश्न का उत्तर आप बहुत ही आसानीपूर्वक सहज रूप से लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को इसी तरह से पढ़ाती हूँ ताकि आप जो है पूरे पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें, और प्रश्न उत्तर चर्चा के बाद तो आपको पूरा पाठ ही याद हो जाए, यह मेरी कोशिश होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज का यह प्रश्न उत्तर चर्चा विषय आपके लिए काफ़ी फायदेमंद, उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में, सभी मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। धन्यवाद।